दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण। इस वीडियो में हम जानेंगे उदारवाद का शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, आधुनिक उदारवाद की धारा और उसकी विशेषताएं कौन सी हैं। साथ ही इसमें हम उदारवाद की आलोचना और विश्व को उदारवाद की देन के बारे में या योगदान के बारे में जानेंगे। ये वीडियो इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण इस मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द बार बार आता है। ये क्या है, इसके बारे में हम इस अध्याय में सरल शब्दों में संपूर्ण अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ इसमें हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन हैं, उनको रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप परीक्षाओं की दृष्टि से उनको अलग से नोट करके तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण यानी लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। दोस्तों, WM मैकगवर्न ये एक विचारक हैं। इनका कथन है कि एक राजनैतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का यौगिक है। इनमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। तो ये WM मैकगवर्न की परिभाषा है। उदारवाद को समझने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो उदारवादी विचारधारा है, इसका अस्तित्व पिछली 4 शताब्दियों से है। ये एक लचीली और गतिशील विचारधारा है जिसने समय की आवश्यकता अनुसार स्वयं को संशोधित और परिवर्तित किया है, लेकिन अपने केंद्रीय विचार को इसने सदैव ही बनाए रखा है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य और अन्य संस्थाएं साधन मात्र है। तो आप देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद मुख्य रूप से दो पृथक यानी अलग अलग तत्वों का मिश्रण है, एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। ये WM मैकगवर्न की परिभाषा है। लेकिन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उदारवादी विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसने इस केंद्रीय विचार को अपनाए रखा है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य और अन्य संस्थाएं साधन मात्र हैं। दोस्तों, उदारवाद के ऐतिहासिक विकास के आधार पर 2 चरण देखे जा सकते हैं। पहला क्लासिकल यानी शास्त्रीय उदारवाद और दूसरा आधुनिक उदारवाद। इन दोनों के बारे में हम अलग से विस्तार में जानेंगे और क्या क्या इसमें धारणाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनको हम जानेंगे। सबसे पहले आइए शास्त्रीय या चिरसम्मत उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। इंग्लैंड में प्रारंभिक स्तर पर उदारवाद का जो रूप सामने आया उसे शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। शास्त्रीय उदारवाद वैयक्तिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा की मांग तक सीमित था। बाद में आर्थिक और राजनीतिक संगठन और राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न भी उसकी परिधि में आ गए। अपनी इस अवस्था में उदारवाद धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संविधानवाद और राजनीतिक अधिकारों की मांग के रूप में सामने आया। और आप जानते भी होंगे 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है, इतिहास की सबसे पहले उदारवादी क्रांति मानी जाती है। उसने उस शताब्दी की उदारवादी उपलब्धियों को समेकित किया और सुनिश्चित संवैधानिक रूप भी दिया। इस उदारवाद के विकास में जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं उसमें जेरेमी बेंथम 1748 से 1832, एडम स्मिथ 1723 से 1790, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, इन विचारकों का विशेष योगदान रहा है। शास्त्रीय उदारवाद, जिसे व्यक्तिवादी उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है, इसका राज्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं उनको आइए समझते हैं। शास्त्रीय उदारवाद या जो चिरसम्मत उदारवाद है वो राज्य के यांत्रिक रूप में विश्वास करता है। उदारवादियों के अनुसार राज्य कृत्रिम और मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इसकी रचना व्यक्तियों ने अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा के लिए किया है, इसलिए वे आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन और परिवर्तन भी कर सकते हैं। राज्य का व्यक्ति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति का जीवन ही राज्य का जीवन होता है और व्यक्ति के कल्याण में ही राज्य का कल्याण होता है।
दूसरी धारणा चिरसम्मत उदारवाद की है कि व्यक्ति साध्य समाज तथा राज्य साधन है। तो उदारवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को साधन मात्र। दोस्तों, उदारवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं और समाज और राज्य को साधन मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण और उसका विकास सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए किसी भी समुदाय, समाज अथवा राज्य की कोई भी व्यवस्था जो होती है वो परंपरा अथवा कानून ऐसा नहीं हो सकता जिनके नाम पर व्यक्ति का बलिदान किया जा सके, क्योंकि ये सब व्यक्ति के लिए होते हैं। तो राज्य या समाज व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज के लिए। व्यक्ति इनके लिए नहीं है, इसलिए इन सब की सार्थकता उसी रूप में है जहाँ तक ये व्यक्ति के हितों की पूर्ति में सहायक हों, और यदि वे अपना ये उद्देश्य पूरा नहीं करते तो उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है अथवा बदला भी जा सकता है। तो चिरसम्मत उदारवाद की दूसरी प्रमुख मान्यता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र है। तीसरा है व्यक्ति के अधिकारों के प्राकृतिक रूप की मान्यता। तो उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक हैं, जिनका उल्लंघन करने का अधिकार समाज और राज्य को नहीं है। समाज व राज्य व्यक्ति के अधिकारों के सृष्टा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, व्यक्ति के अधिकारों की प्राकृतिक रूप से मान्यता है, इसलिए उदारवाद मानता है कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक है, जिनका उल्लंघन करने का अधिकार समाज और राज्य को नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज और राज्य जो है ये अधिकारों के सृष्टा नहीं है, यानी समाज और राज्य से अधिकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि उनका निर्माण व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। व्यक्ति के ये प्राकृतिक अधिकार ही उसे स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार हैं, जो कि राज्य या समाज द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसलिए राज्य या समाज न तो इसमें कोई कमी कर सकते हैं, न ही उसे समाप्त कर सकते हैं। चिरसम्मत उदारवाद की चौथी मान्यता है स्वतंत्रता के आदर्श की मान्यता। तो उदारवाद का मुख्य तत्व जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन निरपेक्ष रूप से करता है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है, इसलिए स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए उसके ऊपर किसी ऐसी सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए जो मनमाने ढंग से उसकी स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगा सके। उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान समर्थक हाबहाउस यानी एल्टी हाबहाउस ने व्यक्ति के 9 प्रकार के स्वतंत्रताओं की चर्चा की है। ये स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? इसमें नागरिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनैतिक, जातीय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता हैं। तो उदारवाद या चिरसम्मत उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है। पांचवी मान्यता समानता के आदर्श की मान्यता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उदारवादी व्यक्ति की समानता का भी समर्थन करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति समान प्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें समान माना जाना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से मनुष्यों में भिन्नता होती है, लेकिन राज्य के कानून और शासन की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा आदि के आधार पर राज्य की ओर से उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, उदारवाद की एक और मान्यता है राज्य के न्यूनतम कार्य यानी राज्य के कार्यों को सीमित करना। दोस्तों, शास्त्रीय उदारवाद के दौर में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्य क्षेत्र को एक दूसरे का विरोधी माना गया था। इसलिए अधिकतम स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना गया कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम या सीमित होना चाहिए। उसके बाद ये प्रस्तावित किया गया कि राज्य बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था और इन दोनों कार्यों के निष्पादन के लिए टैक्स सिस्टम यानी कर प्रणाली का संचालन करे। इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, जो उन्मुक्त बाजार और स्वतंत्र व्यापार पर आधारित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। उपर्युक्त विवरण से दोस्तों ये स्पष्ट है कि जो शास्त्रीय उदारवाद है राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, जिसे अपनी सर्वोच्च सत्ता जो है
सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना करता है और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ सीमित होती है, लेकिन बदले में व्यक्ति हिंसक संघर्ष और अराजकता से बच जाता है। इस अर्थ में राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो कुल मिलाकर जो चिरसम्मत उदारवाद है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, राज्य को साधन मात्र मानता है। इसकी मान्यता है व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन मात्र है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्ति समान प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं और जो सबसे लास्ट चीज ये है कि व्यक्ति जो है अपने हित का या अपने अच्छे बुरे का निर्धारक स्वयं है और उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए राज्य के कार्य केवल बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कर प्रणाली पर राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। तो ये सीमित राज्य या राज्य के कम से कम जो है कार्य क्षेत्र के समर्थक हैं। देखिए, क्लासिकल उदारवाद के बाद आइए मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शास्त्रीय उदारवाद और उससे जुड़ी चिंतन परंपरा में निरंतर परिवर्तन होता गया। इसमें राज्य की नकारात्मक भूमिका के स्थान पर उसके सकारात्मक पक्ष पर बल दिया गया, इसलिए इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। इस परिवर्तन में उसका मूलभूत आदर्श व्यक्ति की स्वतंत्रता तो वही रहा, लेकिन इसकी प्राप्ति के साधन बदल गए। शास्त्रीय उदारवाद की सफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को वांछित राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई, इसलिए वो राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप की मांग तक सीमित न रहा, बल्कि उसने ऐसे राजनीतिक और आर्थिक संगठन की मांग की जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दिला सकें। प्रारंभ में उदारवाद ने मध्यम वर्ग के लिए जिन जिन अधिकारों की मांग की वे उन्हें मिल चुके थे, लेकिन किसान और मजदूर वर्ग अभी इनसे वंचित थे। इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता तभी संभव थी जब राज्य इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करता। आधुनिक उदारवाद में व्यक्ति के कल्याण को, विशेषतः निर्बल और निर्धन व्यक्ति के कल्याण को, उसकी स्वतंत्रता की शर्त माना जाता था। शास्त्रीय उदारवाद के विपरीत आधुनिक उदारवाद ये विश्वास करता है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित और संतुलित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और आगे चलकर यही आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। आधुनिक उदारवादियों में J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, T.H. ग्रीन, L.T. हाउस, H.J. लास्की और R.M. मैकाइवर प्रमुख हैं, जो कि सकारात्मक उदारवादी विचारक कहे जाते हैं। आधुनिक उदारवाद, जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, इसने राज्य को एक ऐसी वर्गोपरि संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो विरोधी वर्ग हितों के बीच आंशिक रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि राज्य अपनी सकारात्मक गतिविधियों द्वारा ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां निर्मित करता है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और दूसरे अधिकारों का उपभोग कर सकें। T.H. ग्रीन ने इसे ही बाधाओं को बाधित करना कहा है, यानी राज्य का कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। इसके अनुसार राज्य केवल शक्ति संरचना नहीं है जिसे सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना मात्र करनी है, बल्कि वह सार्वजनिक कल्याण के जरिए स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने वाली संस्था बन जाता है और इस क्रम में वह केवल नकारात्मक कार्य ही नहीं बल्कि निःशुल्क और अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम कल्याण आदि सकारात्मक कार्य भी करता है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों, उदारवाद की प्रमुख आलोचनाएं किन बिंदुओं पर की गई हैं। उदारवाद की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं और जो उदारवाद के विरुद्ध कही गई बातें हैं उनको हम समझेंगे। पहली बात तो ये, उदारवाद मानता है राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, लेकिन ये धारणा भ्रामक है। राज्य का निर्माण मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए उसका आदर्श मानव कल्याण में वृद्धि करना है। राज्य के बिना एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पहला बिंदु है आलोचना का कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, जैसा कि उदारवादी मानते हैं। दूसरा बिंदु है राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता।
उदारवादियों की धारणा ये अनुचित है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में किया गया विस्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, न कि उसका हनन होता है। तीसरा जो आलोचना है, उदारवाद खुली प्रतियोगिता में विश्वास करता है, लेकिन इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिकारक है, क्योंकि कुछ उदारवादी खुली प्रतियोगिता में विश्वास करते हैं ताकि बलशाली जीवित रह सकें। इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन ये स्थिति समाज के निर्बल वर्गों के लिए हानिकारक है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी खुली प्रतियोगिता सामाजिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। चौथा है पूंजीवादी वर्ग का दर्शन। उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का दर्शन है। ये पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। ये राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार भी केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देता है। पांचवा आलोचना का बिंदु ये है कि सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत। उदारवाद की मान्यता है कि क्रमिक विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है, जबकि वास्तविकता है कि वर्ग विभाजित समाज में परिवर्तन वर्ग संघर्ष तथा क्रांति द्वारा ही होता है। साथ ही उदारवाद आर्थिक सुधारों के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित किया जाना संभव मानता है, जबकि निजी संपत्ति को समाप्त किए बिना आर्थिक समानता संभव नहीं है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके आधार पर उदारवाद की आलोचना की गई है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद उदारवाद का योगदान कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र। तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उदारवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर बल दिया, जिससे रोम के पोप की राजनीतिक शक्ति समाप्त हुई, चर्च और राज्य का अवांछनीय गठबंधन समाप्त हुआ और व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र हुआ। तो ये एक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में तो उदारवाद ने राजकीय हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार नीति पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप दूर दूर के देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और विश्व बाजार का निर्माण हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में तो उदारवाद ने स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया, जिससे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं का अंत हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए दोस्तों। राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद का योगदान है वो और भी महत्वपूर्ण है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत और दुनिया के अनेक भागों में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के समर्थन के कारण यूरोप की अनेक जातियों को तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को स्वाधीनता प्राप्त हुई और उनमें राष्ट्रीय सरकारों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें राज्य के स्वरूप के अंतर्गत आपने राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया और इसमें आप जानते भी हैं कि उदारवाद की मूल धारणा व्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो राज्य के हस्तक्षेप को या राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है ताकि व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन ये दृष्टिकोण संकुचित रहा, क्योंकि उदारवाद ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने में परिवर्तन किया है। तो आधुनिक धारणा में उदारवाद ने हस्तक्षेप की नीति के स्थान पर राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, क्योंकि राज्य के कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते, जबकि उसकी व्यापक रूप से वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद के युग का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यही सकारात्मक उदारवाद आप देखेंगे कि वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे परिणत हुआ है। कुछ बिंदुओं पर इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में उदारवाद की महत्ता बहुत अधिक है, इसका योगदान बहुत अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण। ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।